हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रिंसी पाराशर। आज मैं लेकर आई हूँ हाइड्रोकार्बन की जेईई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 3। हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। एल्केन के पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। एल्कीन में 10 क्वेश्चंस तक हमने लेक्चर नंबर 2 में कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 1984 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पूछा बेयर रिएजेंट क्या है, तो हमें पता है बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ए। 11th का आंसर है हमारे पास ए, अल्केलाइन परमैग्नेट सॉल्यूशन। परमैग्नेट क्या होता है, KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following compound will exhibit cis trans isomers? अब हम इनके जो हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं इनके सफिक्स चेक करते हैं। यहाँ पर इन है तो मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ऑल है मतलब OH ग्रुप, यहाँ पे एल है मतलब CHO। तो ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्काइन है, थर्ड हमारा अल्कोहल है, एंड फोर्थ मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अब हमने चेक करना है कौन सा सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि सिस ट्रांस हमारे हमेशा एल्कीन मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ब्यूटूइन दिया है तो ये इसका सिस फॉर्म हो गया, सेम ये इसका ट्रांस फॉर्म हो गया हमारे पास। तो हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि अल्काइन हमारे अल्कोहल एंड एल्डिहाइड कीटोन जो भी होते हैं ये sp2 है, पर ये नहीं फॉर्म करेंगे। ये अल्कोहल ग्रुप है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो भी अल्कोहल शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर होगा 12th का ए। नेक्स्ट देखते हैं 13। Which of the following decolorized alkaline KMnO4 solution? हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था कि अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, हमारा बेयर्स रिएजेंट। अगर हमें यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन की जगह डायरेक्ट बेयर्स रिएजेंट दिया होता क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट हमारा अल्कलाइन KMnO4 होता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन हमारा KMnO4 को डीकलराइज कर देगा। ये हम सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट करते हैं KMnO4 और Br2 का। तो KMnO4 हमारा डार्क पर्पल कलर का होता है। अगर उसमें हम कोई भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या कोई भी हमारा एल्कीन होगा हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो डीकलराइज कर देगा KMnO4 को। तो यहाँ पर इनमें से हमारा एल्कीन कौन सा है हमें चेक करना है। C3H8 ये हमारा एल्केन है, C2H4 ये हमारा एल्कीन है, CH4 मीथेन हमारा एल्केन, एंड ये हमारा टेट्राक्लोर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है। तो हमारा आंसर होगा बी। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हमारा KMnO4 का टेस्ट देते हैं, KMnO4 के पर्पल सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देते हैं ये दूसरे किसी कलर में। अगर हमने कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल लिया, जैसे यहाँ पर हमने इथीन लिया हुआ है, हमें चेक करना है टेस्ट में सॉल्ट एनालिसिस में कि हमारे पास जो कंपाउंड हमें प्रेजेंट है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग बेयर्स रिएजेंट टेस्ट या KMnO4 टेस्ट या Br2 टेस्ट करते हैं, Br2 वाटर टेस्ट। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The number of CH2 group in the product form the following reaction sequence is। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है इसमें ओजोन, जिंक एंड वाटर, मतलब हमारा ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास 2 ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सेकेंड, फिर हम KMnO4 का टेस्ट करवाएंगे। अब KMnO4 का हमने टेस्ट करवा दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एसिड में चेंज हो जाएगा। देन फिर हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे, मतलब सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। हम पहले यहाँ पर OH को ONA में चेंज कर देंगे और फिर इसमें से हमारा CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल हमारा निकलने के बाद सॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा हमारा, और उसमें हमारे पास ये दोनों कंपाउंड मर्ज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3,
और ये CO2 के फॉर्म में सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस में निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कंपाउंड और फिर ये 3, तो हमारा ये 6 कार्बन की एल्केन चेन बन जाएगी। जैसे हम देखते थे CO के इसमें से CO2 निकाल देंगे, ये हमने सॉल्ट बना लिया था, इसमें से हमने CH2 बचा, तो ये CH2 हमारा इथीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, ये हमारे चेंज होने के बाद ये इसमें ऐसे चेंज हो जाएंगे, ओके डबल बॉन्ड ये दो, तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ये 6 कार्बन का एल्केन चेन बन जाएगा, ओपन चेन। अब इसमें हमें दिया हुआ है Cr2O3 हायर टेम्परेचर पे, मतलब 770 केल्विन और 20 ATM। यहाँ पर हम देखते हैं 770 केल्विन एंड 20 ATM। तो अब इसको फॉर्म करना है हमने रिंग में, क्योंकि Cr2O3 ओपन चेन को रिंग में फॉर्म कर देता है, तो ये 6 कार्बन की रिंग हमारी बेंजीन रिंग में फॉर्म हो जाएगी। तो हमें पूछा है इसमें कितने नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग में तो हमारे CH2 होते ही नहीं है, बेंजीन रिंग में तो हमारे पास ओनली CH होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 0। ये रिएक्शन हमने पूरी प्रोसेस इसलिए की है ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है किस मॉलिक्यूल पर। जैसे ओजोन जिंक और वाटर के साथ ओजोनोलिसिस करेगा, KMnO4 किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, थर्ड NaOH सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, देन Cr2O3 ओपन चेन को बेंजीन रिंग में फॉर्म करेगा। ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। तो हमारा 14 का आंसर होगा 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The total number of chiral molecule from one molecule of P, मतलब ये हमारा P है, on complete ozonolysis। अब यहाँ पर मैंने ओजोनोलिसिस किया हुआ है इस मॉलिक्यूल का, काफी बड़ी रिएक्शन है। अब मैं एक एक मॉलिक्यूल आपको बॉन्ड ब्रेक करके समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ओजोनोलिसिस में हमेशा हमने ध्यान रखना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी जगह पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये चेक करना है हमने कायरल है नहीं, तो ये हमारा हो गया कायरल। सेकंड हम ये ब्रेक कर देंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। फिर ये वाला डबल बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और ये डबल बॉन्ड O। तो सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा ये है। अब इसमें हमने चेक करना है ये मॉलिक्यूल कायरल है, यहां पर देखते हैं OH CH3 सेम मॉलिक्यूल हो गए, तो ये कायरल नहीं है, ये भी हमारा हो गया कायरल। अब थर्ड मॉलिक्यूल चेक करते हैं हम, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये मॉलिक्यूल ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं ये कायरल है, CH3OH, यहाँ पर हमारा ये कीटोन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, मतलब एक कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ये हमारा हो गया कायरल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास है, अगर हमने यहाँ वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया होगा, तो ये डबल बॉन्ड O CH3, नीचे OH CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। हमें एक एक डबल बॉन्ड को इंडिविजुअली ब्रेक करके वहां पे ऑक्सीजन ऐड करना है ओजोनोलिसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने ब्रेक किया, अब यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम हो गए, दोनों कीटोन है हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा अकायरल। कायरलिटी के लिए हमें किसी भी कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब वो कायरल कार्बन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ तक हमने ब्रेक कर दिया है, अब हम यहाँ पर ये ब्रेक किया तो हमारा ये मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर CH3OH, नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कीटोन, ये सेम मॉलिक्यूल है, एक साइड एल्डिहाइड था एक साइड कीटोन है, यहाँ पर भी एक साइड एल्डिहाइड है एक साइड कीटोन है, तो ये हमारा हो गया कायरल। फिर ये भी सेम मॉलिक्यूल है हमारे पास, बस OH की पोजीशन डिफरेंट है, बट दोनों ग्रुप सेम है, तो ये हमारा हो गया अल्काइल। ये सब आपको ये डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे। लास्ट स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया, फर्स्ट एंड लास्ट जैसा होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा अल्काइल। तो हमारे पास पूछा है टोटल कायरल मॉलिक्यूल्स,
फॉर्म फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल से हमारे पास टोटल कितने कायरल मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो हमें चेक करना है, हमारे पास 2 ही कायरल मॉलिक्यूल आए हैं, बाकी जितने भी प्रोडक्ट बने हैं ओजोनोलिसिस के, ये सारे ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। तो टोटल अगर प्रोडक्ट पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ओनली कायरल पूछे हैं तो 2 आए। तो इसलिए पहले हमने क्वेश्चन चेक कर लेना है। अगर टोटल पूछता तो 7, कायरल पूछता तो 2 और अकायरल पूछता तो 5। तो ऐसे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है इन ओजोनोलिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के केस में हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स, मतलब स्टीरियोमर्स भी बताने हैं, मतलब DLRS आइसोमर वो भी इंक्लूड करने हैं हमने, विच में बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। तो ये रहा हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। तो इसमें हम कहाँ पर ब्रोमिनेशन करेंगे जो हमारा शो करेगा कि हमारे पास कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट हम CH3 पे अगर Br लगाएंगे तो हमारा पहला मॉलिक्यूल बनेगा CH2Br। अब ये हमारी अलाइलिक पोजीशन हो गई CH2 वाली। तो यहां पर अगर ये फॉर्म हो सकता है तो ये भी फॉर्म हो सकता है। ओके, अब हमारा दूसरा बनेगा, ये हमारा CH3 हो गया। Br को अगर हम यहां पर लगा देंगे तो ये 1 ब्रोमो सॉरी 1 में ये तो हमें फिक्स है, ये तो इसका IUPAC नेम होना चाहिए, हमें ब्रोमिनेशन कहाँ ऐड करना है वो देखना है। तो ये 2 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E, 2 ब्रोमो हो गया। अब हम 3 ब्रोमो कर देंगे, 3 ब्रोमो हो गया, देन 4 ब्रोमो। ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है हमने से, फिर 5 एंड लास्ट 6। अब यहाँ पर जिस भी मॉलिक्यूल में हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे वो 2 स्टीरियोमर शो करेगा, DL या R या S, दोनों में से हम कोई भी बता सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, CH2 पे 2 हाइड्रोजन सेम। यहाँ पर एक कायरल कार्बन हमें दिख गया, एक Br प्रेजेंट है, एक ये पूरा ग्रुप और एक CH2, मतलब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, तो दोनों चीजें डिफरेंट। तो ये हमारा हो गया एक कायरल कार्बन। तो एक हमारा ये हो गया, 2 हमारे इससे बनेंगे, एक D और एक L, या एक R या एक S, ऐसे लिखें। फिर हमारा एक कायरल कार्बन, ये हमारा हो गया CCR ट्रांस बन जाएगा इसका भी, तो इसके भी हमारे 2 बनेंगे। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर, अब इसमें हमारा एक कायरल कार्बन ये रहा, तो इसके भी हमारे 2 बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 3 5 6 7। अब यहाँ पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसके भी 2 बनेंगे, R एंड S। यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन, इसके भी 2, इसके भी 2। टोटल हम चेक करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल इसके 13 आइसोमर्स बनेंगे। इसके केस में हमारे 2 बनेंगे, D और L, ब्रोमीन की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर ब्रोमीन वेज पे होगा तो D, डैश पे होगा तो L, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा हो गया 13, 16 का आंसर 13। जिन पे कायरल कार्बन है उनके R और S, और इसके हमारे 2 फॉर्म बनेंगे, D और L, या तो CCR ट्रांस। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10, मतलब साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला है। अब C5H10 हमारा होता है ये। अब इसके हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हम देखेंगे तो C2H5 ये हो गया,
अब फोर्थ, ये हमारा फोर्थ हो गया। अब दोनों CH3 हमने एक ही पर लगा दिया, अब दोनों CH3 हम डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर लगा देंगे तो ये हमारा 6। अब ये तो सिस है, हमें स्टीरियोमर्स भी पूछा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये हमारा सिस हो गया, इसी का ये हमारा ट्रांस हो जाएगा। तो इसके टोटल हमारे पास कितने स्टीरियोमर्स बन जाएंगे? 6। तो हमारा इसका आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर स्टीरियोमर्स इज 6। ये सिस, ये ट्रांस। अब ट्रांस है, देखो कायरल कार्बन है तो इसका एक डाइस्टीरियोमर भी बनेगा। अगर टोटल स्टीरियोमर पूछेगा तो डाइस्टीरियोमर भी बताना है कायरल कार्बन का। इसका डी और एल, इस पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसका स्टीरियोमर बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल। इसका एक और मिरर इमेज बनेगी, मतलब तो ये इस मिरर इमेज में हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये इस ट्रांस का डाइस्टीरियोमर हो गया हमारा। तो अगर डाइस्टीरियोमर भी हमको काउंट करने बोलते हैं तो हमें ये भी बनाना पड़ेगा। और ये तो हमारा सिस के साथ साथ ये हमारा मीजो भी है, तो मीजो का तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट ये हमारा इनएंशियोमर है। अब इनएंशियोमर में मिरर इमेजेस होती है, तो मिरर इमेजेस भी पूछेंगे तो ट्रांस की इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। तो 6 की जगह अगर स्टीरियोमर्स टोटल पूछा है हमने तो हम लिखेंगे 7, क्योंकि ट्रांस की मिरर इमेज बनेगी क्योंकि वो हमारे इनएंशियोमर्स। और ये हमारा सिस के साथ साथ मीजो कंपाउंड है, क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है इसमें। 2 या 2 मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन थी 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट भी प्रेजेंट है और 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा मीजो कंपाउंड हो गया। तो टोटल हमारे पास हो गया 17 का आंसर 7। Next question number 18. 1,3-butadiene with bromine in molar ratio 1:1 generates predominantly. तो ब्रोमीन में हमें स्ट्रक्चर्स ब्रोमिनेशन करना है इसका 1,3-butadiene का। तो इसमें दो तरीके से ब्रोमिनेशन हो सकता है, फर्स्टली 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन। तो अगर हम 1,2 एडिशन से करवाएंगे तो हमारा ब्रोमिनेशन ओनली 1 और 2 पोजीशन पे होगा, और अगर हम 1,4 एडिशन से करवाएंगे तो हमारा ब्रोमिनेशन 1,4 पे होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। 1:1 जनरेट करना है तो ये दोनों 1:1, मतलब जितना ये आएगा उतना ही आएगा, क्योंकि ये हमारा 1,2 एडिशन से है और ये हमारा 1,4 एडिशन से। अब 1,2 एडिशन कैसे होगा? 1,2 एडिशन के केस में हम लोग ये Br मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक पे अगर प्लस चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी अगर एक पे प्लस एक पे नेगेटिव, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला यहाँ। और इस केस में 1,4 एडिशन वाले केस में हम ये डबल बॉन्ड को इधर लोकेट करवा देंगे, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला ब्रोमीन पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। तो इसके केस में ये हमारा 1,4 एडिशन का मैकेनिज्म हो गया और ये हमारा 1,2 एडिशन का मैकेनिज्म हो गया और प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये। तो हमारा आंसर हो गया इनका IUPAC नेम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। पहले प्रायोरिटी हमने एल्कीन को देनी है, तो 3,4 ब्रोमो 1 ब्यूटीन और 1,4 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। ये 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर नेम लिखना है इसका, तो 3,4 डाइब्रोमो ब्यूटवनीन। इसका नेम लिखेंगे तो दोनों साइड से ब्रोमीन और
एल्कीन सेम पोजीशन पे, तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 3। तो ये हमारे दोनों मॉलिक्यूल हो गए, एक 1,2 एडिशन से बनेगा, एक 1,4 एडिशन से बनेगा। दोनों का मैकेनिज्म मैंने यहाँ समझा दिया। नेक्स्ट 19 addition of water to acetylenic compound is catalyzed by acetylenic compound CH। अगर इसमें हम वाटर का एडिशन करवाना है तो हम किससे करवाते थे? H2SO4 and HgSO4। तो यहाँ पर हमारा होगा H2SO4 and HgSO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट। तो पहले हमें सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसी से हम पोटेशियम सक्सिनेट बना पाएंगे। तो ये हमारा होता है सक्सिनिक एसिड, और इसी में हम हाइड्रोजन को हटा के लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम सक्सिनेट। अभी पोटेशियम सक्सिनेट हो गया। अब इसमें हमने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारा के प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास आयन आएगा CO माइनस CH2 CO माइनस प्लस K 2K प्लस। अब इसमें वापस इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हमारे 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये बॉन्ड इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 CO2 प्लस इथाइलिन, हमारा आंसर होगा CO2 एंड इथाइलिन H211CH। ये हमारी है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन। पोटेशियम सक्सिनेट का कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, आयन चला जाएगा पहले, फिर ये बचेगा हमारे पास, इसमें वापस कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो इथाइलिन प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज। हमें यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है। अब हमने पता है कि Br2 अगर क्लोरोफॉर्म के साथ आएगा तो वो हमारा एंटी रिएजेंट होता है, और यहाँ पर हमें एंटी ही दिया हुआ है, मतलब ट्रांस ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास CH3 है। अब CH3 ये ऐसे है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगी। यहाँ पर अब हमने Br2 का रिएक्शन करवाना है, तो ये है ट्रांस, तो एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। एक में ब्रोमीन हमारा ऊपर आएगा, एक में ब्रोमीन हमारा नीचे। तो ये ब्रोमीन CH3H, ब्रोमीन CH3H। अब इसका हमने फिशर ड्रॉ करना है, तो फिशर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में, कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में ब्रोमीन को अगर हम रोटेट कर देंगे तो दोनों ब्रोमीन सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो ये हमारा हो गया M, और N हमारा होगा, अगर इस डायरेक्शन में ब्रोमीन आ रहे हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? ये ब्रोमीन दोनों इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। दोनों में होगा हमारा एंटी एडिशन ही, क्योंकि हमारे पास रिएजेंट एंटी रिएजेंट प्रेजेंट है। तो ये एक हमारा हो गया M और ये हमारा हो गया N। अब हम सिस में, जो हमारा सिस मॉलिक्यूल है उसमें एंटी रिएजेंट डालते हैं। ट्रांस में एंटी रिएजेंट डाला तो हमारे सिस स्ट्रक्चर्स बने। अब हम सिस में एंटी रिएजेंट डालेंगे तो हमारे ट्रांस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये ट्रिक है इसको ऐसे लर्न करने की कि हमारे पास अगर एंटी रिएजेंट है, हमें सिस स्ट्रक्चर दिया है, तो हमारा ट्रांस में चेंज हो जाएगा, बट ट्रांस के साथ एंटी रिएजेंट दिया है तो हमारा सिस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सिस में चेंज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH3 HBr। तो यहाँ पे ये हमारा CH3 है, CH3 है, H। अब इसमें हमने ब्रोमिनेशन करवाना है, तो पहले हमारा ब्रोमीन, एक ब्रोमीन जाएगा, तो वो ब्रोमीन अगर चला गया तो वो उसके साथ रिंग फॉर्म कर लेगा ऐसे। अब हमने देखा है 3 मेंबर जो रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है,
तो ये रिंग ब्रेक करने के लिए हमारा दूसरा ब्रोमीन बाकी है अभी जो अटैक करेगा। दूसरा ब्रोमीन हमारा इधर से अटैक कर देगा, तो एक ब्रोमीन यहाँ पर ऊपर की साइड, एक ब्रोमीन नीचे की साइड, तो ये स्ट्रक्चर्स हमारा बन जाएगा। तो इसका अगर हम फिशर ड्रॉ करने जाएंगे तो इसका फिशर हमारा ड्रॉ होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर, CH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन CH3। अब ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी मिरर इमेज हमारी, क्योंकि इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा एंटी में चला जाएगा। इधर ब्रोमीन ऊपर है, CH3 Br हाइड्रोजन, इधर Br CH3 हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। फिर इसका हम करवाएंगे क्योंकि ये रिंग ब्रेक हो जाएगी इधर से या इधर से, जहां से आपको ब्रेक करनी है। 3 मेंबर रिंग है, एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा। अगर हम इधर से अटैक करवा रहे हैं तो ये ब्रेक यहाँ से करेंगे, अगर हम इधर से अटैक करवा रहे हैं दूसरे ब्रोमीन का तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो हमें दोनों साइड से जहां से ब्रेक करनी है हम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया O, और इसी की मिरर इमेज हमारी बनेगी जिसमें ब्रोमीन हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज हो गए O एंड P। तो हमें ऑप्शंस चेक करने, O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, नहीं, ये तो मिरर इमेजेस हैं, एनेंटियोमर्स हो गए, नॉट एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, रॉन्ग। M and O, N and P are two pair of distereomers. M and O, N and P distereomers है। इधर दोनों B आर सेम डायरेक्शन में, इधर दोनों B आर अपोजिट डायरेक्शन में, इधर दोनों B आर सेम डायरेक्शन में, इधर दोनों B आर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा हो गया सही है। अब C, M and O, N and P are two pair of enantiomer। अगर डाइस्टीरियोमर है तो enantiomer कैसे होंगे? तो C तो रॉन्ग हो ही गया। अब D देखते हैं, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ। अभी बताया है कि हमारा Br2CCl3 मतलब Br2 अगर क्लोरोफॉर्म के साथ है तो वो एंटी एडिशन फॉर्म करेगा, चाहे हमें सिस दिया है चाहे हमें ट्रांस दिया है। वो चीज अलग है कि ट्रांस के साथ एंटी एडिशन करने के बाद वो बनाएगा सिस मॉलिक्यूल ही, पर करेगा एंटी एडिशन। तो हमारा आंसर होगा बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारे पास बी एंड डी। यहाँ से हमारे MSQ स्टार्ट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, इसलिए हमारा बी एंड डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कंपाउंड हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होगा जहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये CH2 में चेंज हो जाएगा, इधर इथाइल, इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर Pi। तो ये तो है हमारा कायरल कार्बन। अब बी में चेक करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजनेशन करवाने के बाद, तो ये हो गया हमारा अकायरल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। हमारा आंसर हो गया बी। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट, तो ये हमारा हो गया कायरल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, इथाइल इथाइल, ब्रोमीन हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल सेम, ये भी हो गया अकायरल। तो हमारा आंसर होगा बी एंड डी। ऑप्टिकली इनएक्टिव चेक करने के लिए कायरलिटी चेक करनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, हमें इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट चेक करना है। अब यहाँ पर हम मेजर प्रोडक्ट चेक करने जाएंगे तो हाइड्रोजनेशन होगा पहले, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये होगा CH3 CH3। अब डबल बॉन्ड जाएगा हमारे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने, क्योंकि हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हम भेजेंगे डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करने। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मींस हमारा ये यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आएगा, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन।
तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, अब हम करवा सकते हैं हमारे Br माइनस का अटैक। हाइड्रोजन का तो मैंने यहीं पे करवा दिया। अब हम Br माइनस का अटैक करवाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा Br, ये हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे CH3 था, उस पे CH2 था, उस पे था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हमारे Br ने अटैक कर दिया। तो हम मतलब ट्राई ब्रोमो 3 डिग्री कार्बन पर ब्रोमिनेशन करने की जगह हमने इस पर इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और हमने देखा था कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ अल्फा कार्बन काउंट करने जाएंगे तो वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस, तो इसलिए हम यहाँ पर काउंट करेंगे। और हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम यहाँ बनाते तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता, यहाँ पर ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसलिए 23rd का आंसर हमारा ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के एल्कीन के जेईई एडवांस के PYQs देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।